आज हम लोग पढ़ेंगे एसएआर ऑफ द फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग का है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन में है फिनोथायाजिन ड्रग, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ये आपका है फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 रिंग बने हुए हैं, ठीक है। तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, फ्यूज्ड है। अब यहाँ पे क्या है? एक एंड पे CH2 CH2 एंड पे 2 R अटैच हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एसएआर हम लिखते हैं फिनोथायाजिन का किसी भी कंपाउंड का अगर हम एसएआर लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट में क्या करते हैं? 3 पार्ट या उससे जितने मैक्सिमम पार्ट चाहे उसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमें उसका एसएआर लिखने में क्या होता है? इजी होता है। अब यहाँ पे इसको भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट आपका क्या है? ये रिंग, ठीक है। ये तीनों रिंग, इस तीनों रिंग को मिला के क्या करते हैं हम लोग? फिनोथायाजिन रिंग, ठीक। मतलब मेन न्यूक्लियस ही है ना फिनोथायाजिन का, तो इसको क्या कहें? बस ये रिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फिनोथायाजिन रिंग है। फिर ये है आपका ये कार्बन चेन, इसको कहेंगे एल्काइल चेन, ठीक है। और थर्ड आपका है अमीनो फंक्शनल ग्रुप या अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। फिनोथायाजिन रिंग, एल्काइल चेन एंड अमीनो ग्रुप, 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब तीनों को अलग अलग सेपरेटली उसके मॉडिफिकेशन को देखेंगे कि कैसे कैसे वो मॉडिफाइड हो रहा है और क्या क्या चेंजेस करने से इसकी एक्टिविटी इनहेंस हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब आता है कि पहला पॉइंट आएगा फिनोथायाजिन। पहले तो ये जानिए कि फिनोथायाजिन होता क्या है। तो फिनोथायाजिन ये एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। ये डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए क्या होता है? पोटेंट होता है, पोटेंट फॉर डोपामिन रिसेप्टर्स, ठीक है। डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए पोटेंट होता है। बट डोपामिन जो रिसेप्टर्स है 2 टाइप्स के होते हैं, D1 एंड D2। तो स्पेशली ये किसके लिए होता है? D2 रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करता है। तो डोपामिन रिसेप्टर 2 यानी D2 रिसेप्टर्स के लिए क्या है? मोर पोटेंट है फिनोथायाजिन, और ये एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। और ये डोपामिन पे जो
करता है, वो ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो डोपामिन रिसेप्टर है उससे जो ट्रांसमिशंस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, उसको क्या करता है, वो ब्लॉक करने में हेल्पफुल होता है। ये था अब स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं इसका कैसे इसका एसआर करते। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, फिनोथायजिन रिंग को लेंगे। फिनोथायजिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके में मॉडिफिकेशन, स्पेशली इसमें जो आर आपका यहाँ बना है, आर, उसके बारे में, यानी कि आर है यानी कि 2 नंबर दी गया है, यानी कि यहाँ पे कार्बन क्या हो गया आपका 2, एट कार्बन 2। फिनोथायजिन रिंग में का जो कार्बन 2 है, ये इस पे हम सारा मॉडिफिकेशन करते हैं। पर वैसे हम लोग एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ये जो तीनों रिंग है ये क्या है, फिनोथायजिन, ये जो रिंग है ये अल्काइल चैन और अमीनो ग्रुप है। ये इसेंशियल है फॉर द किसके लिए, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, एक्टिव है, मोर पोटेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये पॉइंट अपने मन से आप लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है कि जो फिनोथायजिन का कार्बन 2 है, ठीक है, फिनोथायजिन का जो कार्बन 2 है उस पे क्या है, तो कार्बन 2 पे हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो देखिए क्या क्या आता है। तो पहला तो ये आता है कि इस पे क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ClCF3, ठीक है, क्लोरीन या कार्बन ट्राईफ्लोरोक्लोराइड। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आर पे, आर की बात हो रही है, ठीक है, आर की बात हो रही है, अगर क्लोरीन या ट्राईफ्लोराइड क्लोराइड को अटैच करते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस करेगी। एक्टिविटी क्या होगी, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर से रिपीट करते हैं, फिनोथायजिन के कार्बन 2 पे जहाँ की आर है, अगर आर की जगह पे हम क्लोरीन या ट्राईफ्लोराइड क्लोराइड को अटैच करते हैं तो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस करेगी, इंक्रीज करेगी। अब आता है सेकंड पॉइंट, समझ में आया ये पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो इसकी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस करेगी। ठीक है, अब आता है फॉर एग्जांपल, ये है, ठीक है, यहाँ पे आर, अगर आर यहाँ पे एच होता है, ठीक, अगर आर यहाँ पे एच होता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमाजिन। क्रोमाजिन, ठीक है, अगर आर अटैच, आर के बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, अगर आर की जगह पे एच यहाँ पे अगर लगाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्रोमाजिन। अगर आर की जगह पे यहाँ पे Cl लगाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, तो इसको कहेंगे क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक। और अगर यहाँ पे CF3 लगाते हैं, आर पे CF3 लगाते हैं तो हो जाएगा ट्राई फ्लू प्रोमाजिन, ट्राईफ्लू प्रोमाजिन, यानी कि Cl CF3 और H लगता है तो प्रोमाजिन, क्लोरीन लगेगा तो क्लोरप्रोमाजिन, एंड CF3 लगेगा तो ट्राईफ्लूप्रोमाजिन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है कि Cl और CF3 लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहेंस कर जाती है, मतलब क्लोरीन लगाएंगे तो भी इनहेंस करेगी,
CF3 लगाएंगे तो भी इनहेंस करेंगी। बट अगर दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो किसकी ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो CF3। यहाँ पे दिख रहा है CF3 मोर देन क्लोरीन। CF3 मोर देन क्लोरीन, यानी कि कह सकते हैं कि जो ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन है वो क्लोरप्रोमाजीन से क्या है, ज्यादा एक्टिव है। इसकी जो एक्टिविटी होगी ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन की क्लोरप्रोमाजीन से इसका एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पर दोनों ही केस में एक्टिविटी इनहेंस करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर रहा है। बट क्या है कि अगर दोनों के कंपैरिजन देखा जाए तो ट्राइफ्लोरो क्या होगा, मोर एक्टिव होगा देन द क्लोरप्रोमाजीन के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी हम लोग कार्बन की बात कर रहे थे, आर की बात है, ठीक है, कार्बन 2 की बात कर रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर ठीक है, अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अटैच करते हैं तो क्या हो जाए, इंक्रीज द एक्टिविटी। लोन पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब भी क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विड्रॉ करना, विड्रॉ करना मतलब क्या होता है, एक होता है गेन करना, एक विड्रॉ करना। तो यानी कि लोन पेयर जब जैसे ही विड्रॉ करेंगे तो उनपे लोन पेयर होगा, यानी लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को। फिर सेकंड आता है, अगर कार्बन 2 पे हम थायोमिथाइल SCH3 थायोमिथाइल को अगर अटैच करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा पायरो मिडल एक साइड इफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा पैराडोमिडल साइड इफेक्ट को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। एंटीसाइकोटिक जब भी ड्रग दिया जाता है तो उसमें ये एक साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर उस साइड इफेक्ट को अगर दूर करना है तो अगर फिनोथायजीन में अगर आर की जगह पे यानी कि कार्बन 2 पे आर की जगह पे हम SCH3 को ऐड करते हैं, क्लोरीन को ना ऐड करके CF3 को ऐड ना ऐड करके हम SCH3 को ऐड करते हैं, थायोमिथाइल को अटैच करते हैं, इससे क्या फायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा पैराडिमल साइड इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखिए आर की जगह पे क्या लगा है, HCH3, आर की जगह पे क्या लगा है, HCH3, जिसे क्या कहते हैं, थायोरिडाजीन। थायो का मतलब एस, ये रिप्रेजेंट ही करता है थायो ग्रुप को, तो एस क्या हो गया आपका, एस, यानी कि थायो, यानी कि इसी से याद रखिए अगर SCH3 अटैच करते हैं तो थायोरिडाजीन एग्जाम्पल दिया है। अगर SCH3 हम कार्बन 2 पे अटैच करते हैं तो फिनोथायजीन का जो एक्टिविटी है तो इनहेंस होता है, बट साथ ही में क्या होता है, एक्स्ट्रा पैराडिमल साइड इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। तभी तक कार्बन 2 पे हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि कार्बन 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर अटैच करते हैं तो इसकी एक्टिविटी इनहेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर Cl है, CF3 और H है, अगर Cl और CF3 को
अगर दोनों को अटैच करते एक्टिविटी इनहेंस करती है, बट दोनों में कंपैरिजन क्या है कि Cl यानी कि CF3 मोर देन एक्टिव है किसके, क्लोरप्रोमाजिन के, ठीक है, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन क्लोरप्रोमाजिन से मोर एक्टिव है, यानी कि Cl और CF3 के कंपैरिजन देखा जाए तो CF3 आपका मोर पोटेंट है देन किससे, क्लोरीन के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अटैच करते हैं तो भी इसकी एक्टिविटी क्या होती है, इनहेंस कर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर R की जगह पे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच ना करके HCl3 यानी थायोमिथाइल को अटैच करते हैं तो इससे एक्टिविटी इनहेंस होती है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैराडिमल जो साइड इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या दिया है, थायोरिडाजिन, ये इसका एग्जांपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब कार्बन 2 की बात हुई है, अब आता है कार्बन 3, ठीक है, एट कार्बन 3। एट कार्बन 3, एट कार्बन 3 पे क्या अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, अगर इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, इसकी एक्टिविटी एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कार्बन 3 पोजीशन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, कार्बन 3 पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बट नॉन सब्स्टिट्यूटेड सॉरी हाँ, कार्बन 3 पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अटैच करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अटैच करते हैं तो इसकी एक्टिविटी इनहेंस करती है कि रेदर देन नॉन सब्स्टिट्यूटेड, यानी जैसे अभी विदाउट सब्स्टिट्यूशन है, अगर वहां पे कोई भी मिथाइल ग्रुप या किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जोड़ दे या हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच कर दे तो उससे क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी फिनोथाइजिन की वो एक्टिविटी इनहेंस कर जाएगी रेदर देन किसके, नॉन सब्स्टिट्यूटेड। नॉन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कोई भी सब्स्टिट्यूशन वहां पे अवेलेबल नहीं है, और अगर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। फिर आता है 4 1 और 4 कार्बन नंबर एट कार्बन 1 एंड कार्बन 4, अगर कार्बन 1 और 4 पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब डिक्रीज हो जाती है। अगर कार्बन 1 और 4 पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया कि फिनोथाइजानिंग में कार्बन 2 के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अब कार्बन 3 पे क्या अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी इनहेंस करती है, किसके कंपैरिजन में, नॉन सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। और कार्बन 1 पे और 4 पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं उससे एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एकदम एबोलिश हो जाती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती है। जो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी होती है वो ना के बराबर हो जाती है, एक्टिविटी टोटली डिक्रीज हो जाती है। तो ये था आपका फिनोथायाजिन रिंग के बारे में। फिर से हम रिपीट करते हैं, ये आपका फिनोथायाजिन रिंग है, इसमें हम लोग आर को मेन डिस्कस किए हैं। आर पे क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर अटैच करते हैं तो एक्टिविटी इनहेंस करती है। और HCS3 यानी कि थायोमिथाइल को अटैच करते हैं तो एक्टिविटी इनहेंस के साथ साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा पैराडिमल जो साइड इफेक्ट होता है उसको वो रिड्यूस करता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कार्बन 3 और कार्बन 1 4 के बारे में, जो सब्स्टिट्यूशन और नॉन सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल चेन के बारे में। एल्काइल चेन के मॉडिफिकेशन में एल्काइल चेन में क्या है, पहले तो ये पॉइंट बनता है कि डिस्टेंस, जब हमने अभी तक जितना भी एसएआर पढ़ा है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं ना कि जो भी स्ट्रक्चर है पहले उसी को हम लोग क्या बताते हैं, इसेंशियल है, पोटेंट है फॉर द एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एल्काइल चेन की बात हो रही है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है,
और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, ठीक है, एक यहाँ है और एक वहां। ठीक है, एक नाइट्रोजन आपका यहाँ है और एक नाइट्रोजन आपका यहाँ है, दो नाइट्रोजन। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि फिनोथायजीन का जो नाइट्रोजन है, फिनोथायजीन का जो नाइट्रोजन है और आपका जो ये अमीनो ग्रुप है इसका जो नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 कार्बन की डिस्टेंस होनी चाहिए, 1 2 3, यानी कि कार्बन जो चेन नंबर है कितना होना चाहिए, 3 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बनता है अल्काइल चेन से रिलेटेड कि फिनोथायजीन का जो नाइट्रोजन और अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में 3 कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। डिस्टेंस शुड बी 3 नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन फिनोथायजीन के नाइट्रोजन में एंड अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन। ये फिनोथायजीन का नाइट्रोजन इसका N1 कह लो, इसको N2 कह लो, किसी फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है, कि N1 और N2 के बीच में 3 कार्बन का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस होगा तभी ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए क्या होगी, मोर पोटेंट होगी, या कह सकते हैं ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का क्या है, ये चीज होना ही चाहिए, अगर ये चीज नहीं होगा इट मीन्स कि उसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है, इसलिए ये एसेंशियल होता है। ऑप्टिमम का मतलब यही होता है कि ये नेसेसरी है फॉर द किसके लिए, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए, इन किसमें, फिनोथायाजिन रिंग की बात हो रही है, फिनोथायाजिन रिंग में, ठीक है। अब अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका बन गया। सेकंड पॉइंट ये बनता है कि अभी तुमने क्या कार्बन नंबर की ही बात की, 3 कार्बन होना ही चाहिए। अब जाहिर सी बात, 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन हम अगर कम कर दे, यानी कि शॉर्टेनिंग शॉर्टेनिंग कर दे या लेंथनिंग कर दे, यानी कि लेंथ बढ़ा दे या शॉर्ट कर दे, अगर लेंथ बढ़ाते हैं या शॉर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर जो कार्बन चेन है 2 कर दे या 4 कर दे, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर सपोज दे शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्टनिंग द चेन, बाकी सारी चीज सेम है, अगर सपोज दैट अगर शॉर्ट हो जाती है चेन, तो उस केस में क्या होता है कि जो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ना शो करके ये क्या शो करेगा, एंटी हिस्टामिनिक और एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ये शो करने लगेगा और इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहेंस कर जाएगी। पहला पॉइंट ये बनता है कि दोनों के बीच में 3 कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये बनता है कि अगर शॉर्ट हो जाए या लेंथ बढ़ जाए, दोनों कंडीशन में हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अगर सपोज दैट अगर उस चेन को हम शॉर्ट कर देते हैं तो उसका जो एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी है वो अबोलिश हो जाएगी, वो हट जाएगी। अब वो किस तरह की शो करने लगेगा, एंटा एंटी हिस्टामिनिक की तरह शो करेगा या एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करने लगेगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, दिख नहीं रहा है।
तो ये आपका हो जाएगा प्रोमेथाजीन। यानी एग्जांपल बता रहा है कि अगर प्रोमेथाजीन है, फॉर द एग्जांपल बता रहा है कि देखो इस रिंग का भी क्या है, फिनोथाइजीन की ही रिंग है, ठीक है, बट यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना हो गया, 1 और 2 कार्बन हो गया है, कार्बन की लेंथ कम हो गई है। इस केस में ये एंटी हिस्टामिनिक या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी को ये शो करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोमेथाजीन का एग्जाम्पल, इसका नाम है, इसका इस ड्रग का नाम है प्रोमेथाजीन, ठीक है। और फिर अगर अब यहाँ पे अब कार्बन यहाँ पे 1 है 2 है, तो इसको बीटा कार्बन नाम दिया गया है। बीटा कार्बन से क्या अटैच है आपका, R1, अल्फा बीटा, ठीक है। इस वाले कार्बन को क्या कहा गया है, बीटा कार्बन कहा गया है, और इस पे जो R जुड़ा है उसको क्या नाम दिया गया, R1। तो इस केस में क्या होता है, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं एट R1 ऑन बीटा कार्बन, ठीक, बीटा कार्बन के R1 पे ऑफ, बीटा कार्बन के जो R1 है वहां पे अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं R1 इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो एक्टिविटी होता है, किसका, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी वेरिएबल, यानी कि वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी कि वेरी करता है, कभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो रिड्यूस ही हो जाए या इनहेंस ही कर जाए, पर यहाँ पे क्या वेरिएबल, यानी कि वो अपने जगह पे निश्चित, कभी कुछ देर में बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। तो अगर मिथाइल ग्रुप को बीटा ग्रुप अटैच करते हैं तो इसका जो एक्टिविटी है वेरिएबल होगा। फिर आता है पॉइंट कि अगर जैसे बीटा ग्रुप है, अब इसका एक होता है सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म होता है। अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म में है, या 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, किसके देन लीवो फॉर्म में। अगर ये जो आपका है, अगर यहाँ पे इसको अटैच करते हैं मिथाइल को, ठीक है, अब इसका होता है डेस्ट्रो लीवो, यानी कि अगर ये पार्ट इधर होगा तो डेस्ट्रो यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड होता है ना, तो अगर वो ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में अटैच है तो इससे क्या होगा, डेस्ट्रो लीवो स्ट्रक्चर पर फॉर्म होता है। तो उस पर भी ये सपोज करता है कि किस साइड वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, बीटा कार्बन की किस साइड अटैच है, लीवो रोटेटरी पे है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी में है। अगर लीवो पे है तो यानी कि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी देन द डेस्ट्रो की, डेस्ट्रो फॉर्म के कंपैरिजन में लीवो फॉर्म का जो होगा एक्टिविटी इनहेंस करेगा। कह सकते हैं लीवो फॉर्म मोर पोटेंट द डेक्स्ट्रो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जब मिथाइल ग्रुप इधर से उधर, जैसे ग्लूकोज का डी फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो बस फॉर्म क्या, ग्रुप तो सेम रहता है, बस उसका क्या पोजीशन चेंज हो जाता है, या लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है या राइट हैंड साइड हो जाता है। तो सेम बता रहा है कि जो बीटा कार्बन है उसकी जो R1 है वो या तो उस साइड चेंज अटैच होगा या तो इस साइड अटैच होगा, यानी कि दोनों फॉर्म चेंज होगा, लीवो या डेक्स्ट्रो। तो अगर लीवो होता है तो लीवो फॉर्म में होगा तो ये मोर पोटेंट होगा देन द डेक्स्ट्रो फॉर्म से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रांचिंग विद द फिनाइल ग्रुप या पोलर ग्रुप, अगर R1 की जगह पे फिनाइल ग्रुप या पोलर ग्रुप, फिनाइल ग्रुप या पोलर ग्रुप को अटैच करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका अमीन एल्काइल चेन के बारे में, ठीक है, कि अल्काइल चेन के बारे में क्या है, कम नंबर ऑफ नाइट्रोजन N1 और N2 के बीच में 3 कार्बन होने चाहिए। अगर कार्बन नंबर बढ़ता है या घटता है तो दोनों केस में क्या हो जाएगी, एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर सपोज डेट अगर रिंग का शॉर्ट हो गया है तो वो एंटी हिस्टामिनिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी को शो करने लगेगा। अगर R1 पे बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहेंस कर जाएगी, ठीक है। और फिनाइल ग्रुप या पोलर ग्रुप को अटैच करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी।
अब आता है नेक्स्ट अमीनो ग्रुप। अमीनो में क्या होता है, तो पहला यहाँ पे ये देखिए कि टर्सरी अमीन है कि प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है। अभी तक जितने भी एसआर पढ़े इसमें हम लोगों ने कई जगह इस चीज को डिस्कस किया है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। यहाँ पे जो अमीन है आपका कैसा है, टर्सरी अमीन है। ठीक है, टर्सरी अमीन है। तो ये पॉइंट हम बन सकता है कि यहाँ पे टर्सरी अमीन इसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी के लिए। ठीक है, टर्सरी अमीन क्या है, इसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। ठीक है, तो जब टर्सरी अमीन एसेंशियल है तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन क्या होगी, कम होगी, एक्टिव, लेस एक्टिव होगा, या लेस एक्टिव क्या, एबोलिस एक्टिविटी हो जाएगा, यानी कि इसकी कोई एक्टिविटी ही नहीं रहेगी, कोई भी एक्टिविटी एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसेंशियल होता है। तो टर्सरी अमीन इसेंशियल है, यानी शुड बी टर्सरी अमीन प्रेजेंट इन द phenothiazine ring for the antipsychotic activity, and tertiary and primary amine present then abolish the antipsychotic activity। फिर नेक्स्ट आता है कि डाइमिथाइलेशन, यानी कि R2 एंड R3 की बात हो रही है, जो नाइट्रोजन से अटैच है R2 और R3। डाइमिथाइलेशन का मतलब दोनों पे क्या हम लगा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप को लगा रहे हैं। ठीक है, अगर डाइमिथाइलेशन करते हैं तो ये ऑप्टिमम एक्टिविटी को शो करेगा, ऑप्टिमम एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, ऑप्टिमम एक्टिविटी को ये शो करेगा। बट अगर R2 हाइड्रोजन रहने दे और R3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो इस केस में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि मोनोमिथाइलेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइमिथाइलेशन हो रहा है, क्योंकि R2 और R3 दोनों पे ही हम CH3 को अटैच करें, डाइमिथाइलेशन हो रहा है। तो इस केस में ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा। अगर R2 पे अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, और R3 पे मिथाइलेशन यानी मोनोमिथाइलेशन करते हैं, तो डिक्रीज द एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइथाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि R2 और R3 पे CH2 CH3। ठीक है, जैसे कि एन CH2 CH3 एंड CH2 CH3। तो इस केस में क्या होगा, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, यानी कि डाइथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा R2 और R3 पे CH2 CH3, यानी कि ऐसे। ठीक है, CH2 CH3 अगर अटैच हो जाएगा N से, तो इसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि डाइमिथाइलेशन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, जो कि ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। अगर उसमें से एक भी मिथाइल ग्रुप को हटाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कार्बन चेन को बढ़ाते हैं तो भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, तो डाइमिथाइल अमीन यानी कि इसेंशियल है फॉर द एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए।